एक ऐसा देश जो दुनिया के नक्शे पर मौजूद तो था, लेकिन दुनिया की नजर में कहीं था ही नहीं। न कोई बड़ा समुद्र, न कोई बंदरगाह, न कोई हाईवे जो उसे वैश्विक व्यापार से जोड़ सके। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां और बीच में फंसा हुआ लाओस, एक ऐसा देश जिसे बड़े कारोबारी रास्तों ने हमेशा नजरअंदाज किया। माल ढोना हो या लोगों का आना जाना, हर सफर एक परीक्षा जैसा होता था। समय भी ज्यादा लगता था, पैसा भी, और भरोसा तो बिल्कुल नहीं। यही कारण था कि अंतरराष्ट्रीय ट्रेड रूट्स लाओस को छूते तक नहीं थे, बस बाएं पास करके निकल जाते थे। सवाल ये नहीं था कि लाओस कुछ कर नहीं सकता था, सवाल ये था कि क्या कोई वहां तक पहुंचना भी चाहता था। रेलवे की बात करें तो हालात और भी निराशाजनक थे। साल 2021 से पहले लाओस के पास नाम मात्र की एक रेलवे लाइन थी, सिर्फ 7 किलोमीटर लंबी, औपनिवेशिक दौर की बची कूची निशानी। वह लाइन न किसी बड़े नेटवर्क से जुड़ती थी, न ही देश को कहीं पहुंचा पाती थी। ऐसे में लाओस का बाकी एशिया से कनेक्ट होना लगभग नामुमकिन था। ट्रक पहाड़ों पर चढ़ते उतरते थे, लेकिन घंटों में नहीं, कई कई दिनों में। बारिश आई तो रास्ते बंद, भूस्खलन हुआ तो सप्लाई ठप। टूरिस्ट्स भी इस देश तक आने से हिचकते थे, क्योंकि सफर मंजिल से ज्यादा मुश्किल लगने लगा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस भूले बिसरे देश की कहानी ही बदल दी। चीन और लाओस के बीच शुरू हुआ एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसने न सिर्फ लाओस की किस्मत बल्कि पूरे दक्षिण पूर्व एशिया की भौगोलिक और आर्थिक सोच को हिलाकर रख दिया। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। जिस देश को दशकों तक बंद गली समझा गया, वही देश अचानक एक ऐसे फैसले के केंद्र में आ गया जिसने पूरी रीजनल राजनीति और व्यापारिक समीकरणों को चुनौती दे दी। सवाल उठने लगे, क्या लाओस जैसे छोटे और गरीब देश के लिए इतना बड़ा सपना देखना भी मुमकिन था? क्या वह इस बोझ को उठा पाएगा, या फिर यह फैसला उसे और ज्यादा मुश्किलों में डाल देगा? यह कोई साधारण प्रोजेक्ट नहीं था। बात हो रही थी पहाड़ों को चीरकर रास्ता निकालने की, घाटियों के ऊपर पुल खड़े करने की, और एक ऐसे देश को ट्रेन से जोड़ने की जिसने कभी लंबी दूरी की रेल देखी ही नहीं थी। जहां पहले ट्रक चलाने में ड्राइवरों को डर लगता था, वहीं अब सैकड़ों किलोमीटर लंबी हाई स्पीड लाइन बिछाने की तैयारी हो रही थी। लाओस के लिए यह सिर्फ ट्रांसपोर्ट का सवाल नहीं था, यह अस्तित्व का सवाल था। या तो वह यूं ही दुनिया के कोने में गुमनाम बना रहता, या फिर रिस्क लेकर खुद को वैश्विक नक्शे पर मजबूती से दर्ज करता। दूसरी तरफ चीन भी चुपचाप यह खेल नहीं खेल रहा था। उसके लिए यह रेलवे सिर्फ दो देशों को जोड़ने वाली लाइन नहीं थी, बल्कि पूरे दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंचने का एक नया रास्ता था। यही वजह थी कि यह प्रोजेक्ट सिर्फ इंजीनियरिंग का चमत्कार नहीं बनने वाला था, बल्कि राजनीति, अर्थव्यवस्था और शक्ति संतुलन का बड़ा मोड़ बनने जा रहा था। अब सवाल यह नहीं था कि ट्रेन चलेगी या नहीं, सवाल यह था कि इस ट्रेन के चलने के बाद पूरे एशिया की दिशा किस ओर मुड़ने वाली है। ये कोई छोटी रेल लाइन नहीं थी, ये एक हाई स्पीड इलेक्ट्रिफाइड रेलवे थी जो लाओस की राजधानी वियंतियाने को सीधे चीन के यूनान प्रांत से जोड़ती है। कुल लंबाई 1035 किलोमीटर, जिसमें से 414 किलोमीटर सिर्फ लाओस के अंदर से गुजरते हैं। जिस देश ने कभी सही मायनों में ट्रेन देखी भी नहीं थी, वहां अचानक 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती ट्रेन आ गई। इस फैसले का रिस्क बहुत बड़ा था। इस रेलवे की कुल लागत लगभग 6 अरब डॉलर थी, जो उस समय लाओस की जीडीपी के लगभग आधे के बराबर थी। मतलब अगर प्रोजेक्ट फेल हो जाता तो पूरा देश आर्थिक दबाव में आ सकता था। फिर भी लाओस ने यह कदम उठाया, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कम और पाने के लिए बहुत ज्यादा था। इस प्रोजेक्ट के पीछे सोच सिर्फ लाओस की नहीं थी, चीन के लिए भी यह लाइन बेहद अहम थी। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत यह रेलवे एक बड़े नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का हिस्सा थी, जो कुनमिंग से लेकर सिंगापुर तक जाने का सपना देख रहा था। लाओस इस पूरे रूट का सबसे अहम लिंक बन गया। निर्माण आसान नहीं था, सबसे पहले जमीन को ही सुरक्षित बनाना पड़ा। लाओस में आज भी वियतनाम युद्ध के समय के अनएक्सप्लोडेड बम मौजूद हैं। रेलवे का काम शुरू करने से पहले इन बमों को हटाना पड़ा। कई जगह महीनों तक सिर्फ जमीन को क्लियर किया गया। इसके बाद असली चुनौती थी पहाड़। उत्तरी लाओस लगभग पूरा पहाड़ी है, कहीं सीधी जमीन मिलती ही नहीं। नतीजा यह हुआ कि 414 किलोमीटर के इस रूट में आधे से ज्यादा हिस्सा टनल्स और ब्रिजेस से होकर गुजरा। कुल 75 टनल्स और दर्जनों बड़े पुल बनाए गए। कई जगह तो इंजीनियरों को पहाड़ के आर पार रास्ता निकालना पड़ा। हजारों मजदूर, ज्यादातर चीन से, लेकिन बड़ी संख्या में लाओस के लोग भी इसमें जुड़े। अस्थायी सड़कें बनाई गईं, जंगल काटे गए, घाटियों को मजबूत किया गया। ये सिर्फ एक रेलवे नहीं थी, ये सीधे सीधे प्रकृति से जंग थी। आखिरकार 2021 के अंत में यह लाइन शुरू हुई। बहुतों को शक था कि क्या लाओस जैसे देश में लोग ट्रेन का इस्तेमाल करेंगे भी या नहीं, लेकिन जवाब उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से मिला। पहले ही कुछ महीनों में यात्री संख्या बढ़ने लगी। लोग जो पहले कई घंटे बस या ट्रक में सफर करते थे, अब वही दूरी कुछ घंटों में पूरी होने लगी।
परिवार वीकेंड पर लुआंग प्राबांग घूमने जाने लगे। छात्र यूनिवर्सिटी तक ट्रेन से पहुंचने लगे। छोटे व्यापारी उत्तर की ओर जाकर सस्ता सामान खरीदने लगे। स्टेशनों के आसपास छोटे छोटे बाजार बन गए। चाय की दुकानें, खाने के स्टॉल, होटल, गेस्ट हाउस, सबकी कमाई बढ़ने लगी। रेलवे सिर्फ ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं रहा, वह स्थानीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन गया। माल ढुलाई में तो असर और भी बड़ा था। पहले जहां लाओस लगभग पूरी तरह ट्रकों पर निर्भर था, अब वही देश सीधे चीन से जुड़ गया। कृषि उत्पाद, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, हजारों तरह के सामान इस लाइन से आने जाने लगे। 2025 तक करोड़ों टन कार्गो इस रेलवे से गुजर चुका था। इसका मतलब साफ था, लाओस अब सिर्फ एक गरीब लैंडलॉक्ड देश नहीं रहा, वह लैंड लिंक्ड देश बन चुका था। चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक जरूरी पुल। लेकिन हर बड़ी कहानी के साथ सवाल भी आते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कर्ज। इस रेलवे के लिए लाओस ने चीन से भारी लोन लिया है। अगर भविष्य में कमाई उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई तो यह कर्ज दबाव बन सकता है। आलोचकों का मानना है कि इससे चीन का प्रभाव लाओस पर और बढ़ सकता है। दूसरी ओर समर्थकों का तर्क है कि बिना इस रिस्क के लाओस कभी आगे नहीं बढ़ पाता। अगर यह रेलवे नहीं बनती तो देश दशकों तक हाशिए पर ही रहता। इस प्रोजेक्ट का असर सिर्फ लाओस तक सीमित नहीं है। थाईलैंड, वियतनाम और कंबोडिया जैसे देश भी अब अपने रेल नेटवर्क पर नए सिरे से सोच रहे हैं। थाईलैंड जैसे ही अपनी हाई स्पीड लाइन पूरी करेगा, बैंकॉक सीधे इस नेटवर्क से जुड़ जाएगा। जमीन की कीमतें पहले ही बढ़ चुकी हैं। वियतनाम और कंबोडिया भी सीमा पार रेल कनेक्शन की संभावनाएं तलाश रहे हैं। आसियान के लिए यह पूरा कॉरिडोर एक नई ट्रेड बैकबोन बन सकता है, जिससे समुद्री रास्तों पर निर्भरता कम होगी। चीन के लिए यह रेलवे सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं है, यह उसकी रणनीतिक जरूरत भी है। यूनान प्रांत पहले समुद्र से दूर था, अब उसे दक्षिण पूर्व एशिया के बाजारों तक सीधा रास्ता मिल गया है। इससे चीन के अंदरूनी इलाकों की फैक्ट्रियों को भी फायदा होगा। अब असली सवाल यह है कि आने वाले 10 सालों में यह रेलवे किस दिशा में जाएगी। क्या यह सच में पूरे क्षेत्र के लिए फायदेमंद साबित होगी, या फिर इसका लाभ सिर्फ कुछ गिने चुने बड़े खिलाड़ियों तक ही सीमित रह जाएगा? क्या यह लाइन लाओस के आम नागरिक की जिंदगी बदलेगी, या फिर मुनाफा सीमाओं के पार चला जाएगा? लाओस के पास अब एक ऐसा मौका है जो इतिहास में शायद पहली बार आया है। अगर सरकार सही नीतियां बनाती है, लोकल उद्योगों को बढ़ावा मिलता है, छोटे व्यापारियों और किसानों को इस नेटवर्क से जोड़ा जाता है और कर्ज को समझदारी से मैनेज किया जाता है, तो ये रेलवे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन सकती है। यह लाओस को सिर्फ ट्रांजिट देश नहीं बल्कि एक मजबूत आर्थिक खिलाड़ी बना सकती है। अगर आपको यह स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और नीचे कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से इस रेलवे से सबसे ज्यादा फायदा किस देश को होगा।